ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो हमारे समय में भी और आज के समय में भी हम गौर करते हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। जो अनुप्रमाणन फॉर्म हो या वरीयता फॉर्म हो, जी, उस समय भरते समय 2 अलग-अलग चीज़ें रहती है। अनुप्रमाणन फॉर्म में आप उन चीज़ों को ज़रूर दर्शाएँ अपने जीवन में, जो आपने एक्चुअल में किया है। अगर कभी-कभार उसको धोखे से मिला हुआ सर्टिफ़िकेट को ज़रूर उसमें कतई ना दर्शाएँ। कभी-कभी होता है अच्छे जो एस्पिरेंट होते हैं, वो इंटरव्यू को खेलना आता है उनको। और जी। खेलना मतलब 5 मेंबर्स हैं, आप ऐसा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि लास्ट में टैग छोड़ दीजिए। और वो डेफ़िनेटली एक ह्यूमन नेचर है कि वो 5 मेंबर में से कोई न कोई मेंबर उस टैग को उठाएगा और उससे प्रश्न पूछेगा आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सेगमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं सीजीपीएससी के सबसे संवेदनशील और अंतिम पड़ाव के बारे में, तो जिसको आप सीजीपीएससी इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ 2014 बैच के डिप्टी कलेक्टर और कमाल के लेखक भागवत जायसवाल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सीजीपीएससी इंटरव्यू में 20 से 25 मिनट के समय किसी कैंडिडेट का पर्सनालिटी चेक किया जा सकता है क्या? एक प्रयास है, जो एक व्यवस्था बनी हुई है हमारी लोक सेवा आयोग की, कि किसी कैंडिडेट को साक्षात्कार मतलब समक्ष बुलाकर उनको उनकी प्रस्तुति, उनकी ज्ञान की जो गुणवत्ता है, जो उसमें ज्ञान की जो डीपनेस है, उसको समझने के लिए जो आयोग एक परीक्षा आयोजित करती है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। आयोग चाहता है कि किसी कैंडिडेट को वो समक्ष बुलाकर उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का और उनकी जो भी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, उसको वो समक्ष में देखे और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करे। ताकि जिस तरीके से थ्योरेटिकल हमारी पढ़ाई होती है, पूरे पहली क्लास से लेकर हमारा अंतिम कॉलेज के बाद तक, इवन पीएससी की तैयारी के दौरान भी प्रीलिम्स, मेंस, सारा चीज़ हमारे बंद कमरे की तैयारी की परिणाम होती है। लेकिन वो एक्चुअल पर्सनालिटी जब पब्लिक के बीच जाना हो, पब्लिक के बीच पब्लिक डीलिंग करना हो, शासकीय कार्य में अपना अपीयरेंस करना हो, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग चाहता है कि एक बार कैंडिडेट को देखे, उनका मूल्यांकन करे और तत्पश्चात जो है उनको मूल्यांकन अनुरूप जो है अंक प्रदान करे। इसके लिए साक्षात्कार बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, 20-25 मिनट किसी के लिए पर्याप्त ना हो, लेकिन एक संक्षिप्त रूप से में देखा जाए तो एक इनफ टाइम रहता है कि लोगों का आकलन किया जा सकता है कि वो अयोग्य तो नहीं है। जी। सर, एक चीज़ ये भी है कि प्रीलिम्स की तैयारी रूम में बैठ के कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। मेंस की तैयारी भी रूम में बैठ के कर सकते हैं। क्या इंटरव्यू की तैयारी अकेले कर सकते हैं खुद से? नहीं, देखिए, अगर ज्ञान अर्जन के रूप में अगर कर रहे हैं तो अकेले से कर सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान को सामने परिलक्षित करना हो, 5 बोर्ड के बीच, 5 बोर्ड मेंबर्स के बीच अगर उसको प्रस्तुति करने का अवसर मिलने वाला है, तो उनको अगर आदत ना हो 4 लोगों से बात करने की, अपनी ज्ञान को सही तरीके से प्रेज़ेंट करने की या बोलचाल में उसको सही जैसे माइंड रिकॉल करता है। आपका ठीक है, माइंड लिखते समय रिकॉल तो कर लेता है, लेकिन बोलते समय रिकॉल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसका भी आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो होता है, मॉक इंटरव्यू होती है, इसको ज़रूर आप लोग को अपीयर करना चाहिए और एक ग्रुप में तैयारी करनी चाहिए। सर, इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी रहते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा इसके बारे में कि क्या रहता है कि बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे सर आप? एक सामान्य जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पे जब हम लोग जाते हैं, तो हमारा जो कर्मचारी होता है, जो प्राइवेट कर्मचारी हो, गवर्नमेंट कर्मचारी हो, अगर हमको पर्याप्त समय, पर्याप्त अटेंशन देता है, आँखों से मिलाकर बात करना चाहता जी। है और वो हमको पर्याप्त समय दे, पर्याप्त हमारी भावनाओं को समझे और जो हम बोलना चाहते हैं, हमारी समस्याओं को समझे, तो हम उनको ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। चाहे जी। वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी व्यक्ति हो। तो सेम चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होता है कि एक 5 व्यक्ति बैठे हैं, सिर्फ़ इसलिए बैठे हैं कि आकलन कर सकें एक सही कैंडिडेट का, एक उचित कैंडिडेट का, तो उनके सामने जो हमारा फर्स्ट ही नहीं बोलना चाहिए, लास्ट भी हो सकता है संभवतः अगर आप जी, जी। पास हो गए तो। तो अगर वो अपीयरेंस हमारा अगर सबसे परफ़ेक्ट हो, तो निसंदेह सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और उसमें सबसे ख़ास बात होती है कि अपीयरेंस, जैसे आपने बताया, अब कोई टोपी पहनकर या कोई बुटांग शर्ट या पुराना गंदा मटमैला या किसी पाश्चात्य संस्कृति वाली एक्स्ट्रा, मतलब जो उसकी पर्सनालिटी को सूट भी ना कर रहे हो, जी। जो उसके प्रोफेशन को सूट ना करता हो, ऐसे ड्रेस पहन के ये कोई जा रहा है, तो डेफ़िनेटली फर्स्ट इंप्रेशन कतई अच्छा नहीं पड़ेगा। जी। एक स्टूडेंट के जैसे, एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे या उसकी अपीयरेंस एक ऑफिसर लाइक अपीयरेंस अगर हो सकती है संभवतः, तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी। उस अपीयरेंस के ऊपर बच्चों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सर, मैं इसमें थोड़ा-सा विस्तार से जानना चाहूँगा, क्या रहता है ड्रेसिंग सेंस में? किस टाइप के कपड़े वगैरह क्या करना रहता है? डेफ़िनेटली अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या आप बैठे
हैं, हम एक डेकोरम को मेंटेन करके रखे हुए हैं। इस प्रकार की जो ड्रेसिंग है हमारी, नॉर्मल शर्ट, पेंट और अगर हो सके ब्लेजर तो बेस्ट है। सेम चीज महिलाओं या लड़कियों के मामले में भी एक अच्छा कुर्ता जो उन लोग पहनते हैं, सलवार कुर्ता या साड़ी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहली बार पहन रहे हैं कोई चीज, यानी कि पहली बार आप ब्लेजर पहन रहे हैं, पहली बार कोई साड़ी पहन रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि 15 दिन प्रैक्टिस कर ले उसको पहनने का, ताकि वो जो है उसमें परफेक्ट फिट हो जाए और उसको खुद को ऐसा फील ना आए कि मैं इसको जबरदस्ती पहना हूँ। तो इस प्रकार के ड्रेस जरूर पहनना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करना चाहिए कि कौन सा ड्रेस नहीं पहनना है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जी सर, ये तो ड्रेसिंग सेंस की बात हो गई, हम अंदर आगे बैठ गए, उसके बाद क्या करना है सर? बायोडाटा और हॉबीज वगैरह? नहीं, देखिए बायोडाटा और हॉबी के संबंध में मैं पहले हम एक बार और बात कर लेंगे, लेकिन वो तो हमको फॉर्म हमको अलग से मिल गया रहता है। हमारा जो फॉर्म रहती है उसमें हम क्या भरे, उसके आधार पे वहां से प्रश्न होते हैं। हमारी हॉबी क्या है वो मायने नहीं रखती, हमारी हॉबी हमने क्या भरा है वो ज्यादा मायने रखती है। तो इस पे हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जब हम बोर्ड में पहली बार जाते हैं तो पहली बार हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि हम जाने में जल्दबाजी कर रहे हो या अनावश्यक औपचारिकता जैसे हम फील कर रहे हैं। हम ऐसा सोचे कि किसी अपने दोस्त के मम्मी पापा से मिलने अगर जब जाते हैं तो उनसे जो स्वभाव हमारा रहता है, उनके प्रति जो स्वभाव सहज स्वभाव रहता है वो हमारा रहना चाहिए। और जब तक डेफिनेटली बोला जाता है कि जब तक बैठने के ना बोले तब तक ना बैठे, बिल्कुल वो तो हमारा बेसिक वो एडिकेट है, वो हमको उसका पालन करना चाहिए। सर एक चीज ये भी रहता है कि किसको पहले विश करना है, मैम रहती है बोर्ड चेयर में, बोर्ड में मेंबर में तो मैम है तो मैम को पहले करना चाहिए, सर को पहले करना चाहिए कि बोर्ड चेयरमैन को पहले करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या रहा है? देखिए, बोर्ड मेंबर्स जो ज्यादातर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको आदत होती है इन सब चीज की कि जो हेड चेयर होता है डेफिनेटली प्रोटोकॉल में वो पहले आता है। हेड चेयर के बाद आप चाहें तो जो सेकंड हेड के रूप में आप किसी महिला अधिकारी या महिला जो भी सदस्य वहां बैठी है डेफिनेटली उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हेड चेयर रहती है पहला सम्मान आपको उसके प्रति दर्शाना चाहिए। सर एक हॉबी वाला में था एक क्वेश्चन कि अगर हमारा हॉबी नहीं है क्रिकेट खेलना और हमने डाल दिया उसमें क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हर कोई जानता है क्रिकेट के बारे में, तो क्या लगता है उससे, क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होता है उसमें? देखिए फेक हॉबी डालते हैं वहां तो नहीं, देखिए कई बार होती है, हम आम जनजीवन जीते हैं, हम ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ के बाद अचानक से पीएससी तैयारी करने लगते हैं। कभी जीवन में ऐसा लगता भी नहीं कि हमारी हॉबी कुछ चीज़ बन सकती है। कभी कभार हम पेंट पकड़े हैं, पेंटर बन जाते हैं, कभी कभार किचन में घुसे हैं और हम किचन स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, या कभी कभार कभी एक आक गद्य पद्य लिख दिया, हम कविता या कुछ लेखक बनने का प्रयास करते हैं। हमको बचना चाहिए उन सब चीज़ से। एक्चुअल में रहता है जो हमारा इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है वो एक अपने आप में परीक्षा होती है। आप परीक्षा में वही प्रश्न पत्र सबमिट कीजिए जिसकी तैयारी आपकी हो जी। फेक हो अनफेक हो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर कभी आपने शतरंज खेला है, कभी आपने बैडमिंटन खेला है और काफी लंबे अरसे से खेला है, हो सकता है वो आपकी हॉबी भी हो, आदत भी हो, लेकिन अगर आप कंटेंट तैयार नहीं है, अगर आप उसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको उस विषय को नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कल के समय में जब बोर्ड के सामने आप जब रहेंगे तो डेफिनेटली आप फंस जाएंगे। सर जब मेंस का एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब हम इंटरव्यू के लिए आते हैं, फॉर्म जब भरना रहता है, तो फॉर्म में किन बातों का सावधानी बरतना चाहिए? ज्यादातर अभ्यर्थियों का, जो हमारे समय में भी और आज के समय में भी हम गौर करते हैं, ज्यादातर अभ्यर्थी इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जो अनुप्रमाणन फॉर्म हो या वरीयता फॉर्म हो, उस समय भरते समय दो अलग अलग चीजें रहती है। अनुप्रमाणन फॉर्म में आप उन चीजों को जरूर दर्शाएं अपने जीवन में जो आपने एक्चुअल में किया है। अगर कभी कभार उसको धोखे से मिला हुआ सर्टिफिकेट को जरूर उसमें कतई ना दर्शाए। अगर आप कभी स्काउट गाइड में रहे हैं, एनसीसी में रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में, किसी खेल में आप अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, तो अनुप्राणम फॉर्म में एक सेगमेंट रहता है जहां पर पूर्व में जो उपलब्धियां आपने प्राप्त की है उसका विवरण लिखना रहता है। आपको यथासंभव जरूर लिखना चाहिए। यदि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार का काम किए हैं, आपको वर्क अनुभव है किसी प्रकार का, तो आप उसको वहां पर भी दर्शाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर वहां से, इंटरव्यू के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अगर उसका जस्टिफिएबल आपने आंसर दे दिया तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा बोनस आपको नंबर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है वरीयता फॉर्म। कई बार हम वरीयता फॉर्म मतलब सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अकाउंट अफसर, फिर डीओ, फिर ट्राइबल, ऐसा हम एट रैंडम कभी भी कोई भी बच्चे का अगर आप लोग देखेंगे अभ्यर्थियों का, कभी इसका ये भरा है, कभी उसका बी भरा है, किसी का सी क्रम में भरा है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली रहती है उनकी लाइफ से। आप सोचिए सिलेक्शन के बाद अगर आप रैंक होल्डर हैं, फर्स्ट हो या 10th रैंक होल्डर हो, आपने अगर गलती से भी गलत प्रेफरेंस डाल दिया
तो उसके वजह से आपको समझिए 35 साल तक उस नौकरी को बेयर करना पड़ता है, उस विभाग को बेयर करना पड़ता है। आप छोटी सी गलती जो शुरुआत में 35 मिनट उसको सोचने में, रिसर्च करने में नहीं देते, वो बहुत बड़ी गलती होती है। जी जी। और प्रेफरेंस डालते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आम नागरिक जिस पदों को सर्वोच्च मानता है, डेफिनेटली आपको उन्हीं पदों की ओर जाना चाहिए। जी। हो सकता है आपकी पर्सनल प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, अगर पर्सनल प्रायोरिटी एक समय के बाद में खत्म हो जाती है जब उस जॉब में आप जाते हैं, क्योंकि वैसे भी चाहे इस जॉब में जाइए उस जॉब में जाइए, आपको फैमिली के लिए, परिवार के लिए, किसी और अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए डेफिनेटली समय जो है आपके पास कम पड़ने वाला रहता है। सर कई ऐसे एस्पिरेंट रहते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड वैसा नहीं रहता, कोई बीटेक करके आते हैं, कोई एमबीए करके आते हैं, बीडीएस। तो सर अगर ऐसे कई एस्पिरेंट आते हैं वहाँ, तो किस टाइप का क्वेश्चन उनके पास आने का संभावना रहता है? ज्यादातर अभी लोकसेवा आयोग, चाहे संघ लोकसेवा आयोग हो या लोकसेवा हमारा राज्य लोकसेवा आयोग हो, आमतौर पे ये प्रश्न बोर्ड के द्वारा हमेशा उठाई जाती है कि अगर आप एकेडमिक क्षेत्र में हैं, मतलब आपने नेट जेआरएफ कर लिया है, आपने बीएड कर लिया है, एमबीबीएस कर लिया है या बीडीएस कर लिया है, तो आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? एक कॉमन क्वेश्चन होता है। ज्यादातर कैंडिडेट लोग से इसमें यही सुझाव रहेगा कि इस प्रश्न की सबसे पहले तैयारी आप लोग को करनी चाहिए कि वास्तव में, और आप वहां पर वास्तविक अपीयरेंस दीजिए। ये नहीं कि कोई फाल्स उसमें कमेंट कर रहे हैं कि नहीं मैं पहले से ही सपना था कि मैं सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ, लेकिन वो समय की मांग थी, माँ बाप ने बोला तो मैं बीडीएस कर लिया। ऐसा कोई उत्तर उचित उत्तर नहीं है। आपको इसकी प्रॉपर उत्तर तैयार करके रखना चाहिए कि ठीक है, मैं जब तक कॉलेज में गया तब तक मेरी शायद उतना आईक्यू उतना खुला नहीं था या मैं ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर पाया था, तो मैं एक समान रूप से बीडीएस या बीएड कर लिया, नेट कर लिया। लेकिन वर्तमान में जब मैं एक्सप्लोर किया, मैं देखा सोसाइटी में इन सिविल सर्वेंट लोग की जो कैटेगरी होती है, जो उनकी सेवा करने की जो दायरा होता है, जो उनको सर्विस देने का दायरा होता है, वो दूसरे सेगमेंट की तुलना में, दूसरे सेवाओं की तुलना में काफ़ी वास्ट होता है। इसलिए मैं तुलनात्मक रूप से सिविल सर्विस की परीक्षा में अपीयर हुआ और मैं चाहता हूं कि एक सिविल सर्वेंट बनकर उन क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकूं। जब हम मेंस प्री की तैयारी कर रहे थे तो हमारा आंसर लिखने का तरीका लंबा रहता है और इंटरव्यू में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, तो अपने आप को कैसे? सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इंटरव्यू में आपको फ्री छोड़ा जाता है, तो आपसे मतलब आपको सलाह यही रहेगी कि जितना प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे पहले उसका उत्तर दे दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, नई दिल्ली बोलकर वहां पर क्लोज कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नक्सलवाद पे पूछा जा रहा है या पर्यावरण पे पूछा जा रहा है या फिर महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, किसी अपराध के बारे में पूछा जा रहा है, तब डिस्क्रिप्टिव में भी आप 3-4 लाइन में उसको क्लोज करने का कोशिश कीजिए। 1-2 डाटा दे सकते हैं तो डाटा दीजिए और लास्ट में एक टैग छोड़ते हुए जाइए ताकि अगला क्वेश्चन उससे बन सके जी। ताकि आप कभी कभी होता है अच्छे जो एस्पिरेंट होते हैं वो इंटरव्यू को खेलना आता है उनको, और खेलना मतलब 5 मेंबर्स हैं, आप ऐसा प्रश्न को उत्तर दीजिए कि लास्ट में टैग छोड़ दीजिए, और वो डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर है कि वो 5 मेंबर में से कोई ना कोई मेंबर उस टैग को उठाएगा और उससे प्रश्न पूछेगा आपसे, तो आप कंटिन्यू एक चैन में बन जाएंगे और आपका इंटरव्यू काफी अच्छा चला जाएगा। सर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से वहाँ टेकल करना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर्स के नाम पर किसी जो बड़े मुद्दे चलते रहते हैं वर्तमान में, पिछले 1 दिन में या पिछले 7 दिन में या 1 माह में जितने बड़े मुद्दे चलते रहते हैं आमतौर पे उन्हीं को बारे में डिस्कशन होता है। बहुत छोटी या सूक्ष्म स्तर की जो करंट अफेयर्स होती है उसमें अपनी एनर्जी आप लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बोर्ड भी समझता है कि इतनी छोटी चीज़ें शायद अभ्यर्थी के आंखों में पड़ा हो या निकल गया हो, वो भी उसको मेंशन नहीं करता। बट अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध चल रहा है या कोई भीषण तूफान या आंधी या किसी दूसरे प्रकार के प्राकृतिक आपदा आई हुई है, आप उसके बारे में अनभिज्ञता अगर दिखाते हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है। तो करंट अफेयर्स में आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं या राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे हैं, राज्य स्तरीय ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता प्रभावित होती है, उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और रही बात बहुत छोटी छोटी, ये पुस्तक के लेखक कौन है या इसको ये पुरस्कार किसको मिला, अगर ये आप नहीं जानते तो डजंट मैटर, वो समझती है बोर्ड। बोर्ड में भी काफ़ी सीनियर हायर लेवल के ऑफिसर बैठे रहते हैं, वो भी इन सब चीज़ों को समझते हैं कि इतनी छोटी जानकारी अगर नहीं भी जान रहा है तो कोई बात नहीं। सर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिला रहा हूँ मान लो, और उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा लगातार 4-5 क्वेश्चन सॉरी सर जाके रिप्लाई दे रहे हैं, तो क्या रहता है सर ऐसे कंडीशन में? फिर जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो बहुत लो हो जाता है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अगर आप
फर्स्ट टाइम दिला रहे हो या थर्ड टाइम, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जनरल एक उम्मीद किया जाता है आम नागरिक, जागरूक नागरिक के रूप में, कि आप उस प्रश्न को उत्तर जानते हो, उसमें तो आपको यथासंभव सॉरी नहीं बोलना चाहिए। रही बात फैक्चुअल क्वेश्चन कि हाँ ये पौधा किस प्रजाति का है, इसमें फफूंद लगता है, वो कौन सा फफूंद का नाम है, अगर ऐसे नाम नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोर्ड भी समझता है कि इतना हम जानबूझकर इसको बॉल फेंक रहे हैं या नहीं खेल पाएगा, तो वो बोर्ड समझती है। जिसको समझती है बोर्ड की ये क्वेश्चन ऐसी अब नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें वो कभी भी गौर नहीं करती। लेकिन जो क्वेश्चन एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण लेवल के रहते हैं, उसमें बोर्ड जरूर मेंशन करती है कि इतना बेसिक नॉलेज तो इनके पास होना चाहिए। तो इसलिए कॉन्फिडेंस, रही बात कॉन्फिडेंस, आप पूरे 30 मिनट के लिए लेकर जाइए वहां पर। शुरू के 2 मिनट में अगर आप लूज करेंगे तो 28 मिनट आपका खराब जाएगा। और रही बात, बोर्ड आपको इतनी सहज करके रखा रहता है अंदर में कि मे भी शायद वो नौबत आई भी मत, और आप अगर शुरू से ही डर कर जाएंगे तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही लूज रहे। सर चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो या 5वीं बार इंटरव्यू दिला रहा होता है, हमेशा डर रहता है मन में, तो उस डर को कैसे ओवरकम करना है? नहीं, मेरे ख्याल से आपको तो एक मार्केटिंग पर्सन बनना चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग वाला जो रहता है, एमआर जो रहता है, वो हर जो कम्युनिकेशन जो रहती है, जो कम्युनिकेशन स्किल का अपना सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, वो आपको इंटरव्यू दिलाते समय एक अभ्यर्थी के रूप में नहीं जाना चाहिए, एक एमआर के जैसे जाना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आपके अपने ज्ञान को, अपनी पर्सनालिटी को उनके सामने सबसे अच्छे तरीके से रख सके, ताकि वो उस पर आपको नंबर दे सके। और आपको एक चीज़ समझ जाइए, आप पास होने नहीं जा रहे वहाँ आप अगर ऐसा सोच कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। आप ये सोच कर जाइए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैं कैसे लेकर आऊँ। तो अगर इस सोच के साथ जाएंगे, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू बेहतर जाएगा। और सर ने पहले ही बता दिया कि सेल्स पर्सन वाला और या इंटरव्यू वाला जो माइंड सेट है वो कैसे आपके अंदर डेवलप करेगा। सर एक क्वेश्चन था, CGPSC एस्पिरेंट के लिए जो इंटरव्यू दिलाएंगे उसके लिए 5 डूज एंड डोंट। तो डूज के बारे में तो बहुत सारी बात हो गई हमारी, तो डोंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को वो नहीं करना चाहिए जो किसी अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सके। वो सबसे पहले तो, या किसी सार्वजनिक स्थल पे जब जाते हैं, सार्वजनिक समारोह में जो जाते हैं, तो जो उनको नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। अब मैं इंटरव्यू में वापस आता हूँ। सबसे पहले तो आपको बोर्ड के किसी भी मेंबर के साथ बहस नहीं करना चाहिए। में भी शायद वो आपकी धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहे हो और कुछ आपकी सही चीज़ों को गलत भी अगर बोल रहे हो, तो सर मेरी जानकारी में तो यही सही है, बाकी आप मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, मैं इसमें बस मेरा कथन इतना ही है बोलकर आपको छोड़ना चाहिए। कभी भी बहस ना करें, अपनी अपीयरेंस को नेगेटिव ना बनाएं, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़, आई कॉन्टेक्ट और जो फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए वो एक प्रॉपर होना चाहिए। और आपके हाथ पैर जो एक सीमा ज़्यादा अगर हिलते डुलते हैं तो उन चंद मिनटों के लिए आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपके लय में किसी प्रकार की रुकावट है या तकिया कलाम कुछ ऐसा नेगेटिव तकिया कलाम है, कोशिश कीजिए कि वो आपके जुबान से उस समय ना निकले, या ऐसा प्रैक्टिस करके रखिए कि वो उस समय अपीयर ना हो पाए। ये डोंट्स में हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप नॉलेज के बारे में, बहुत सारे नॉलेज रहते हैं, आप बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर मत दीजिए। पूरा निबंध नहीं लिखना है, हो सकता है निबंधात्मक प्रश्न हो सामने वाले का, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग निबंध नहीं लिखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छत्तीसगढ़ के अस्मिता के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के लोकेलिटी के हिसाब से, जब भी अगर आप बात करें, छत्तीसगढ़ को बीच बीच में ले आइए। आपकी उत्तर हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी लोकेलिटी और आपकी छत्तीसगढ़ की जो भावनाएं हैं वो अगर बीच बीच में आ जाती है तो ये एक अच्छा माना जाता है बोर्ड के हिसाब से। छत्तीसगढ़ी वर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं? हाँ, नहीं, अगर आपकी कम्युनिकेशन में बेहद जरूरी है तो जरूर यूज कीजिए, इंग्लिश भी यूज कीजिए, छत्तीसगढ़ी भी यूज कीजिए, लेकिन जानबूझकर सिर्फ अपीयर दिखाने के लिए, मैं जानता हूँ ये दिखाने के लिए, ना इंग्लिश यूज कीजिए ना छत्तीसगढ़ी यूज कीजिए। जो आपका नैसर्गिक भाषा शैली है वो यूज कीजिए। सर लास्ट में मैं ओवरऑल जानना चाहेंगे कि CPSC एस्पिरेंट के लिए जो इंटरव्यू दिला रहे हैं उसको इस कैसे समराइज करें? एक तो सबसे पहले एस्पिरेंट को ध्यान देना चाहिए कि PSC इंटरव्यू की परीक्षा कोई हुआ नहीं है, और जितने प्रकार के मीथ आपके आसपास उड़ते फिरते चल रहे हैं सबको वाइंड अप कीजिए, सबको बंद कीजिए। सबसे पहले पूर्व में जो पूछे गए क्वेश्चन है इंटरव्यू के, आप गौर करेंगे पूर्व में जो इस बुक में भी लिखा हुआ है वो चीज़ें, पूर्व में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप अगर उनकी भी ईमानदारी से तैयारी कर लेंगे, उसमें जो अपने सारांश में उत्तर देने की आदत अगर आप सीख लेंगे, और सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि डेली कोई ना कोई मॉक इंटरव्यू में आप शामिल होइए।
और एक अच्छी ग्रुप बनाकर जिन लोग मेंस क्लियर किए हैं या शायद करने वाले हैं, नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर ग्रुप अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उनके साथ आप मिलकर इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि डेली आप कम से कम 5 मॉक इंटरव्यू दिलाइए। धीरे धीरे आपकी भाषा शैली खुल जाएगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी खुल जाएगा और डे ऑफ इंटरव्यू पे आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात पढ़ने की, तो पूर्व में आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, प्री भी तैयारी कर लिया, मेंस भी कर लिया। अब अपने ज्ञान पे आप भरोसा रखिए, आप हल्का फुल्का रिवीजन जरूर कीजिए और करंट अफेयर्स के लिए जो पेपर आता है, चाहे दैनिक भास्कर, नवभारत या कोई भी पेपर जो आप लोग पढ़ते हैं, उसको डिटेल में पढ़िए, अंडरलाइन कर करके पढ़िए, ताकि आपकी भाषा शैली वहां से निकल सके। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस टॉपिक पे हमारे साथ वीडियो किए। और जो भी एस्पिरेंट को अगर वीडियो के अलावा अगर कुछ चाहिए तो सर की एक बुक है, आप उसको पढ़ें, काफ़ी पतली बुक है। सर, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा। जनरली मैं स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो सर हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले ये जीवन दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। एस्पिरेंट लाइफ बेहतरीन लाइफ होती है। हो सकता है संघर्ष हो आपके हिस्से में, हो सकता है 2-4 बार अटेम्प्ट आप फेल भी हो चुके हैं, लेकिन आपको हिम्मत किसी भी हद में नहीं मानना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के लिए भिड़े रहिए, इस प्रकार से इस चैनल से जुड़े रहिए और इस प्रकार के जो भी और मोटिवेशनल हो, नॉलेज के वीडियोस है, इसको जरूर आपको देखना चाहिए और नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा के रखिए। एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए और हैप्पीनेस को बढ़ाते रहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।